नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। आज का क्लास हमारा टैग वर्ड का पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया हुआ था। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग सभी निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे और साथ ही इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से 30 में से 27-28 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं पार्ट 1 का कुछ टैग वर्ड्स आपको दिखाता हूँ। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोरबर्ग के सभी टैग वर्डों को देखे हुए थे और साथ में उसका एक्सप्लेन भी किए हुए थे। तो वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था, काफ़ी लोगों ने देखा हुआ था, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा पार्ट 2 देखने से कोई फायदा होगा नहीं। थोड़ा सा हम लोग चर्चा इस पे कर लेते हैं और पार्ट 1 का लिंक मैं आई बटन दे दूंगा जो यहाँ पे शो कर रहा होगा और वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, बस 1 मिनट, उसके बाद में आज के क्लास पे हम लोग लौटेंगे। देखिए, आपको कहीं भी आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन, संज्ञानात्मक विकास, ये अगर टैग आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आप लोग जीन पियाजे के साथ में जाइएगा, जीन पियाजे के ऑप्शन को टिक करिएगा। अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिगत वार्ता, पाड़ या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या अन्य से अधिक जानकारी MQ, इस तरह की अगर टैग आपको कहीं दिख जाती है तो आपको लेव वाइगोत्स्की के साथ में जाना है। और नैतिक तर्कणा जैसी चीज़ें आपको दिख जाती हैं तो लॉरेंस कोरबर्ग के साथ में जाना है। इन सभी का मैंने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, तो इसलिए आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज टैग वर्ड का दूसरा दिन है, ठीक है, पार्ट 2 है। देखिए, ये जितने भी आपको टैग दिखाई दे रहे हैं ये कब आप लोग अप्लाई करिएगा, जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव रहे, यानी पूछा रहे कि इनमें से कौन सा सही है, सही पूछा रहा है तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर आप सारी चिंतन दिख जाए, आप सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अनुरूपक चिंतन, बाल केंद्रित, बच्चे को अवसर देने की चीज़ें आपको दिख जाती है, बच्चा सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें दिख जाए, सहभागिता, समावेशी शिक्षा, विविधता का सम्मान, सर्वांगीण विकास, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दैनिक जीवन से जोड़ना, मातृभाषा में शिक्षा, अगर ये सारे टैग आपको दिख जाए तो ये सारे पॉजिटिव टैग हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा रहा है कौन सा सही है तब आपको टिक करना है। इन सभी के बारे में हम आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए, अब पॉजिटिव टैग हो गया, हम निगेटिव टैग को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। देखिए, ये निगेटिव टैग वर्ड है और प्रश्न में पूछा रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं होगा, तब इन सभी टैग को अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, लैंगिक असमानता, केवल, मात्र, सिर्फ यानी ओनली, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी अगर आपको दिख जाते हैं, अगर क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो वहाँ पे आपको टिक करना है। हतोत्साहित, निष्क्रिय, वैज्ञानिक शब्दावली, इसके बारे में हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। व्याकरण, सीमित, खाली स्लेट, योगात्मक मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, विशेष शिक्षक या अलग या विशेष कक्षा, इस तरह से आपको कोई भी अगर टैग दिख जाए, या मानकीकृत शब्दावली, अगर ये सारी चीज़ें दिख जाएं, अगर प्रश्न में नहीं दिया रहा है, निगेटिव दिया रहा है, तो वहाँ पे आप लोग टिक करिएगा। तो चलिए, इन सभी को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है समझना इस चीज़ों को, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद निगेटिव का। देखिए, ये सभी जितने भी टैग आपको दिख रहे हैं ये सभी शिक्षण के सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और बच्चों के समग्र विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। सबसे पहला देख लेते हैं अपसारी चिंतन। पॉजिटिव टैग वर्ड है अपसारी, अभिसारी नहीं, अभिसारी निगेटिव में जाएगा, ये अपसारी होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अपसारी चिंतन क्या होता है, यह सोचने की वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को एक समस्या के कई समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसका उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना होता है। एक समस्या को एक से अधिक समाधान खोजने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जैसे एक उदाहरण एक बच्चे के समक्ष हम लोग रखेंगे कि एक ईंट का उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल जो है बच्चों की कल्पना शक्ति में को विकसित करेगी, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको देखेंगे, अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग। यह क्या है, यह सोचने का एक तरीका है जिसमें किसी नए विचार या समस्या को समझाने के लिए
अन्य परिचित चीज़ों से तुलना की जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझिए, अगर बच्चे को सौर मंडल के बारे में जानकारी पहले से है, सौर मंडल की सहायता से हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में उसको हम समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहों की तरह घूमते हैं। तो इस तरह की जो चिंतन होती है वो अनुरूपक चिंतन में आती है। वही चीज़ है, किसी नए विचार या समस्या को समझाने के लिए दूसरे परिचित यानी जो पहले से बच्चे जान रहे हैं उससे कंपेयर करके हम समझाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इस पद्धति में क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। यानी सभी चीज़ें बच्चे के आवश्यकता के अनुसार ही बनाई जाती है, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने लगते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का विषय देते हैं, तो बच्चे जब उनकी रुचि के अनुसार रहेगा तो वो ज़्यादा उसमें भाग लेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। जब हम बच्चों को अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे उसको, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जैसे बच्चों को भाषण देने, कला प्रदर्शनी में भाग लेने और विज्ञान प्रयोग करने के मौके देना, ये सभी क्या हुआ, बच्चे को अवसर देने जैसा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। सक्रिय क्या हुआ, बच्चा इसमें सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। यानी सक्रिय शिक्षण में बच्चे केवल सुनने वाले नहीं होते हैं बल्कि सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं केवल सुनने वाले नहीं होकर वो सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। वे क्या करेंगे, स्वयं प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर खोजने में भी लगे रहते हैं। जैसे विज्ञान प्रयोग में बच्चों को खुद गतिविधियां करने देना, बच्चे उसमें लगे रहेंगे और उसका उत्तर जो है वो खोजने की कोशिश करेंगे वहां से विज्ञान प्रयोगशाला में। ठीक है। अगला है सहभागिता, कोऑपरेशन। इसमें क्या है, बच्चों को सामूहिक कार्यों में शामिल करना ताकि वे एक साथ काम करें और एक दूसरे की मदद भी करना सीखें। उन्हें एक समूह में कहानी लिखने के लिए प्रोजेक्ट देना चाहिए जहां हर बच्चा अपनी रचना को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। समावेशी शिक्षा बहुत जरूरी है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाए। ठीक है। चाहे वे किसी प्रकार की भिन्नता उनके अंदर मौजूद हो, फिर भी जैसे शारीरिक भिन्नता, मानसिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की भिन्नता अगर उनमें हो तब भी उनको समान अवसर देना है। जैसे कक्षा में दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाना और उनके लिए विशेष व्यवस्था करना। एक साथ पढ़ाना है, लेकिन अगर बच्चे भिन्नात्मक रूप से अलग अलग हैं, कोई दिव्यांग है, कोई शारीरिक रूप से अलग है, तो उन सभी के लिए वहाँ पे एक ही कक्षा में उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। अगला है हमारा विविधता का सम्मान। जैसे यहाँ पे देखिए, सभी बच्चों की भिन्नताओं को सम्मान देना, चाहे वह भाषाई, सामाजिक, संस्कृति या शारीरिक हो। किसी भी प्रकार की अगर भिन्नता हो, उन बच्चों की भिन्नताओं को सम्मान देना जरूरी होता है। हर बच्चे की अपनी अपनी पहचान होती है और उसे पहचान कर उसे सीखने का अवसर प्रदान करना जरूरी होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े त्यौहार मनाना ताकि हर बच्चा अपनी पहचान महसूस करे, इसका उदाहरण हुआ। अगला है सर्वांगीण विकास यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास पर ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, कला, संगीत, नैतिक शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक ज्ञान को भी महत्व दिया जाना चाहिए। अगला है करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। बच्चा जब करके सीखेगा तो वो ज़्यादा चीज़ों को वो समझ सकेगा। जैसे बच्चे को व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सिखाना, जिससे वह केवल पढ़ने के बजाय गतिविधियों के जरिए समझ सके। तो इसलिए पढ़ाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी एक्टिविटी भी कराना है जिससे बच्चा खुद करे और इस चीज़ों को समझ सके। जैसे विज्ञान की कक्षा में हम लोग जब प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं तो बच्चे उसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से समझते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रोत्साहन। बच्चे को प्रोत्साहन देना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोत्साहन सकारात्मक चीज़ है। देखिए यहाँ पर आई देखते हैं, बच्चों को सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा देना चाहिए ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। अगर हम प्रोत्साहन देंगे तो क्या होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी अगर उनकी हम सराहना करेंगे तो वे क्लास में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। जैसे कोई अगर चित्रकारी करते हैं, भले ही चित्रकारी उनका सही नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, तो इस तरह से वो क्या हुआ, पॉजिटिव मोटिवेशन हुआ जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है, बच्चों में नए विषयों और उन विषयों से संबंधित सवालों को पूछने की इच्छा को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर उनसे हम प्रश्न पूछते हैं कि तारे रात में ही क्यों चमकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को खोजने में उनको काफ़ी जिज्ञासा होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे सीख रहे होते हैं उसी दौरान
बच्चों की प्रगति को लगातार परखना और सुधार के सुझाव देना, यानी अगर बच्चे सीख रहे हैं उसी दौरान अगर कुछ गलती होती है तो उस टाइम हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं उनका, और उसके आधार पर जो गलती हुई रहती है उसमें हम लोग सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं उनको। जैसे बच्चे की लिखावट, समझ, व्यवहार की समीक्षा, अगर कुछ इसमें कमी होती है, जैसे लिखावट में कमी होती है, लिखावट उनकी सही नहीं होती है, तो उसको हम लोग सुधारने के लिए उनको लोग को गाइड कर सकते हैं। अगला है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको हम लोग CCE भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, बच्चों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में नियमित मूल्यांकन किया जाता है इसमें, जैसे कक्षा में मौखिक लिखित परीक्षण, साथ ही उनके खेल और सामाजिक कौशल का मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। ये कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, और ये व्यापक स्तर पे होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा लास्ट है पॉजिटिव टैग वर्ड का। इसके बाद हम लोग निगेटिव में आएंगे। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं उसको हम लोग दैनिक जीवन से जोड़कर उनसे अनुभव करानी चाहिए। जैसे बच्चा फल खरीद रहा है या कोई सब्जी खरीद रहा है तो जो पैसे काउंट करते हैं उसे गणित के उदाहरण के रूप में उनको समझाना। अगला है मातृभाषा में शिक्षा, बच्चे को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए ताकि वे अधिक आसानी से सीख सकें। उदाहरण में देखिए, अगर बच्चा हिंदी भाषी है तो उसे विज्ञान के कॉन्सेप्ट पहले हिंदी में समझाया जाना चाहिए और फिर उसे अन्य लैंग्वेज में। चलिए अब देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड को और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। ये कहाँ हम यूज करेंगे, जब प्रश्न निगेटिव रहे, पूछा रहे कौन सा सही नहीं है, तब यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। जैसे इसका टैग वर्ड ये रहा, तो चलिए इस सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके। ये नकारात्मक टैग शब्द जो होते हैं शिक्षण के उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों को इंगित करते हैं जो बच्चों के समग्र विकास में बाधा डालते हैं। ठीक है जी, ये बाधा डालते हैं। जितने भी निगेटिव टैग वाले आप दिख रहे हैं बाधा डालते हैं। इन सबसे हम लोग क्या करनी है, इन सभी से हमें बचने की आवश्यकता होती है ताकि शिक्षा जो है प्रभावी, समावेशी और रुचिकर बन सके। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखिए, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बुक और टीचर सेंटर्ड, ये नहीं होनी चाहिए क्लास में। जब शिक्षण केवल किताबों या शिक्षक के निर्देशों तक सीमित हो जाए तो बच्चों की यहाँ पे भागीदारी क्या होती है, कम हो जाती है। बच्चे यहाँ पे कम एक्टिव हो पाएंगे। जैसे शिक्षक सिर्फ किताबों से पढ़ाते हैं और बच्चे उसमें कुछ नहीं करते हैं, केवल बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। दूसरा है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी, लड़के और लड़कियों के बीच इसमें भेदभाव किया जाता है, जैसे खेल में, शिक्षा में और जिम्मेदारियों में। जैसे खेल कूद में लड़कों को भाग लेने के लिए अधिक मौके दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को वहाँ पे हतोत्साहित कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लैंगिक असमानता का उदाहरण हो गया। अगर जिम्मेदारियों में आए तो क्या हो गया इसका उदाहरण, लड़कियों को घर का काम और लड़कों को बाहर का काम करने के लिए दिया जाता है। तो ये सब ये क्या हो गया, जेंडर इनइक्वलिटी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगर केवल रहे, मात्र रहे, सिर्फ रहे या इंग्लिश में ओनली दिया रहे तो ये हमारा निगेटिव हुआ। जैसे किसी एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे बच्चे को केवल अच्छे अंक लाने पर ध्यान देना और उनके रचनात्मक खेल जैसे चीज़ों को हम क्या करते हैं वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। केवल जो शब्द है ये निगेटिव टैग है। चौथा है रटना, याद करना, कंठस्थ करना, बच्चों को ये चीज़ें नहीं करानी है, रोट लर्निंग नहीं करानी है। इसमें क्या होता है, बच्चों को केवल तथ्यों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे को कोई भी कंसेप्ट होता है उसको याद करने के लिए हम लोग बोल देते हैं, उसे हम लोग रोट लर्निंग बोलते हैं। जैसे बच्चों को गणित के सूत्र हम लोग रटवा देते हैं और उन्हें यह नहीं समझाते हैं कि यह कैसे और क्यों होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को बार बार डांट दिया जाता है और नकारात्मक प्रतिक्रिया दिया जाता है, जैसे यह काम तुमसे नहीं होगा, तुम चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ। ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे को हतोत्साहित करने वाली होती हैं कि यह काम तुमसे नहीं होगा। अगला है, इसमें क्या होता है, बच्चा इसमें सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होकर केवल सुनने वाला बना रहता है, यानी वो शिक्षक की द्वारा बताई गई चीज़ों को केवल सुनता रहता है और वो एक्टिविटी कुछ नहीं करता है। जैसे शिक्षक केवल लेक्चर देते रहते हैं और किसी भी गतिविधि या प्रश्न पूछने का मौका वहाँ पे बच्चों को नहीं दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर देखिए, वैज्ञानिक शब्दावली और व्याकरण का उपयोग। इसमें क्या होता है, जटिल और कठिन शब्दावली का उपयोग और व्याकरण का अत्यधिक उपयोग जिससे बच्चे विषय को समझ न पाए। बच्चे को प्रारंभ में ही अगर हम जटिल और कठिन शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं और व्याकरण रूपी शब्द का उपयोग करने लगते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में कठिन वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। सीमित यानी लिमिटेड, बच्चों की जो सोच होती है और जो सीखने के दायरे होते हैं उनको सीमित कर देना। जैसे बच्चों को केवल
पाठ्यक्रम के अंदर ही सीमित रखना और उनके अनुभवों को विस्तार देने की कोशिश न करना, यानी बच्चे को सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर ही सीमित कर देना, उनको बाहरी अनुभवों को महत्व नहीं देना। ये क्या हुआ, सीमित हो गया, लिमिटेशन हो गया। अगला है खाली स्लेट। बच्चों को खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाहर से आते हैं तो काफ़ी अनुभव लेकर आते हैं। उनके पहले के ज्ञान को न मानना और उन्हें केवल शिक्षक की जानकारी पर ही निर्भर बनाना। जैसे बच्चों की खुद की समझ और अनुभवों का महत्व न देना और उन्हें हमेशा नए सिरे से सिखाना। बच्चे जो जानते हैं उस ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और अपने तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाहरी अनुभव को जब घर से चलकर जब विद्यालय आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों सीखते हुए आते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग को महत्व देना होगा। अगला है योगात्मक मूल्यांकन, सेमेटिव असेसमेंट। ये भी नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव चीज़ है। केवल परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना, जैसे पूरे साल के दौरान बच्चों को कुछ भी न समझाया जाए और सिर्फ परीक्षा से उनके ज्ञान को परखा जाए, ये हो गया हमारा समेटिव असेसमेंट। चलिए अगला देखते हैं, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन ये निगेटिव हो गया। अपसारी चिंतन दिया रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब बच्चों को केवल एक सही उत्तर तक सीमित कर दिया जाए और अन्य विचारों को खारिज कर दिया जाए, तो ये हो गया हमारा अभिसारी। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का केवल एक आंसर होता है और अपसारी चिंतन में उसके अनेक होते हैं। बच्चे से बोला जाए कि इस सवाल का केवल और केवल यही उत्तर सही है, और बच्चे के पास जो वैकल्पिक उत्तर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, नकार देंगे। तो इस तरह का जो सोच होगा अभिसारी चिंतन में होगा। अगला है प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की सोच को सीमित कर दिया जाता है। किसी भी चीज़ का सिर्फ एक ही तरीका बताया जाता है। जैसे बच्चों को सिखाना कि पेंसिल का उपयोग केवल लिखने के लिए होता है और इस रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाती है। अगला है, और ये लास्ट पेज है, विशेष शिक्षक और अलग या विशेष कक्षा। इसका क्या मतलब होता है, दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं वो मुख्य धारा की कक्षाओं से उनको अलग कर दिया जाता है, यानी उनको समावेशी शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अगला देखिए, मानकीकृत शब्दावली। जब शिक्षा में केवल एक निश्चित भाषा या शब्दावली का उपयोग हो तो बच्चों की स्थानीय भाषा या शब्दों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उदाहरण से समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को केवल शहरी भाषा में पढ़ाना और उनके स्थानीय संदर्भों को न समझाना। इससे क्या होता है, बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण बच्चे होते हैं अगर शहरी लैंग्वेज में पढ़ा दिया जाए तो उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह की शब्दावली मानकीकृत शब्दावली में आती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे, इन नकारात्मक दृष्टिकोण से बचकर शिक्षण को बच्चों के लिए अधिक समावेशी, रचनात्मक और प्रभावी हम लोग बना सकते हैं। आज का क्लास बस इतना ही था और मैंने कोशिश किया हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टैग हैं उन सभी को आपके समक्ष ला सकूं। जैसे मैंने बताया हुआ है कि अगर प्रश्न में सही पूछे कौन सा सही है तो पॉजिटिव और कौन सा सही नहीं है तो निगेटिव, और उसके जो पहला वाला पार्ट है पहले क्लास में जो मैंने कराया हुआ था उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्लास को मिलाकर आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन टैग वर्डों को देखकर आपको केवल सीडीपी में ही नहीं अन्य सब्जेक्टों के पेडागोजी में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।